नमस्कार, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अंकित पांडे, आया हूं आपको पढ़ाने केमिस्ट्री। आप पढ़ने वाले हैं बिलियन। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर क्लास पार्ट 2 की। यानी कि जैसा हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया है छोटे छोटे टॉपिक्स को, और मैंने बता के रखा हुआ है कि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 जो है पूरी तरीके से अधूरा है। तो आइए देखते हैं कि पार्ट 2 में हम कैसे पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने जो है तनु विलयन और सांध विलयन के पढ़ा था, कैसे कंपेयर करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, विलेयता के बारे में पढ़ा था। हमने और क्या पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा था भाई कैसे सांद्रताएं होती हैं, कैसे इकाइयाँ होती है, भौतिक इकाई, रासायनिक इकाई क्या होती है, भार प्रतिशतता, आयतन भार प्रतिशतता और आभार आयतन प्रतिशतता, इन सब के बारे में हमने पढ़ा हुआ था। इसके बाद हमने पढ़ा हुआ था मोलरता, नॉर्मलता, ग्राम प्रति लीटर, मोलरता और जो है मोल प्रभाज के बारे में। तो इन छोटे छोटे टॉपिक्स का यूज हम कैसे पार्ट 2 में समझने के लिए करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि भाई बिलियन का जो हमने लेक्चर क्लास पार्ट 2 रखा हुआ है, तो इसमें शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो शुरुआत हम करेंगे जो है बिलियन के अणु संख्यक गुणधर्म से, अणु संख्यक गुणधर्म से। तो बिलियन का जो अणु संख्यक गुणधर्म है, ये इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है कि भाई जो विलेय होता है और विलायक, इन दोनों को आपस में मिलाकर ही हम क्या बना लेते हैं, विलियन बना लेते हैं। तो अब ये जो विलायक है, ये वास्तव में अपना पहले एक इसका नेचर रहा होगा। मान लेते हैं कि कोई विलायक जो था वो लिक्विड अवस्था में था, द्रव अवस्था में था, और हमने जो है इसमें विलेय मिलाया, और जैसे ही विलेय मिलाया जो कि एक ठोस अवस्था में था या सॉलिड या क्रिस्टल के रूप में था, ठीक है। तो जो क्रिस्टल के रूप में हमने इसे जब मिलाया तो देखा कि पहले विलायक का गुण कुछ और था, यानी कि विलेय के मिलाने के पश्चात इसका गुण क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। किस आधार पर परिवर्तित हुआ ये परिवर्तित हुआ विलेय के कणों के आकार, कणों के आकार और संख्या, और संख्या भाई कितना हमने मिला, कैसा उसका आकार था, छोटा था, बड़ा था, कितना रेंज था, उसके आधार पर, और उसकी संख्या भाई कितना हमने मिलाया, ज्यादा मिलाया कि कम मिलाया। ऐसा मिलाने पर विलायक के कुछ गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं। जो गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं अणु संख्यक गुणधर्म। जैसे क्या क्या परिवर्तित हो सकता है तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, या वो परिवर्तन किस आधार पर होता है, किस नियम के आधार पर होता है, उसी का अध्ययन हमें अणु संख्यक गुणधर्म में करना है, ठीक है। तो विलायकों के यानी जो पहले का द्रव था उसका कौन कौन सा गुणधर्म परिवर्तित हो रहा है, किसके आधार पर परिवर्तित हो रहा है, विलेय के अणुओं के आकार व उनकी संख्या के आधार पर। तो चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से अणु संख्यक गुणधर्म। तो मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि भाई 4 प्रकार के अणु संख्यक गुणधर्म है। एक है परासरण दाब, दूसरा है आपका जो है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन, और तीसरा है आपका जो है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा है आपका हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। ये 4 जैसे हैं। देखिए इसका बोर्ड में भी कभी कभी पूछता है कि भाई निम्न में से कौन सा विलयन का अणु संख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इन चारों में से 3 दिया रहेगा और एक नहीं दिया रहेगा। बहुत फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, एक ऑप्शन दिया परासरण दाब, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और चौथा दिया वाष्प दाब। तो क्या होता है भाई, जो अणु संख्यक गुणधर्म है ना वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है। ये शब्द पूरा जो है केवल वाष्प दाब नहीं है, तो केवल वाष्प दाब वहां गलत माना जाता है। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में, क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें 4 ऑप्शन देते हैं, परासरण दाब, वाष्प दाब और क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो लोग सोचते हैं कि भाई चारों को तो मैंने पढ़ रखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूं वाष्प दाब नहीं है। इसी तरीके से केवल दाब नहीं है, परासरण दाब है। इसी तरह केवल क्वथनांक नहीं, क्वथनांक में उन्नयन, और केवल हिमांक नहीं, हिमांक में अवनमन। ये सब ये सारी बातें आपको जो है अच्छे से समझनी होगी। तो एक एक करके बात करेंगे हम कि इनमें हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो जैसे कि अगर मैं बात करूं कि परासरण दाब में हमें क्या पढ़ना है, तो परासरण दाब में हमें पढ़ना होगा सबसे पहले कि भाई जो विलयन होता है उसका अपना एक दाब होगा, एक आयतन होगा, विलेय की मूलक संख्या होगी, आर होगा, टी होगा, और ये कहीं ना कहीं गैसी नियम जो कि हमारे बॉयल का नियम या फिर चार्ल्स के नियम से जो गैसी नियम नहीं बना था कि पीवी बराबर एनआरटी
है ना, पीवी बराबर एनआरटी बना था, उसी आधार पर चूंकि आर को रिप्लेस कर देंगे हम यस से, क्योंकि आर किसके लिए यूज होता है, गैसों के लिए यूज होता है, और यस किसके लिए यूज होता है, विलय के लिए यूज होता है, या फिर कहें विलयन के लिए यूज होता है, या फिर कह सकते हैं हम द्रवों के लिए यूज होता है। तो यस यहाँ पे वही है, बिलियन का जैसे आर गैस स्थिरांक हुआ करता था, उसी तरीके से यस हमारा जो है बिलियन स्थिरांक हो जाएगा। और हमें पढ़ना होगा पीवी बराबर एनएसटी, यानी पीवी बराबर किसके बारे में, एनएसटी के बारे में। भी अगर हम बटे में भेज दें तो पीवी बराबर एन अपान भी एस टी, या फिर हम इसे पढ़ेंगे पीवी बराबर सी एस टी के रूप में, यानी सी हमारा क्या है, सांद्रता है। सांद्रता किस प्रकार की, मोलरता की। क्यों, क्योंकि मोलोक यन हमारा मोलोक संख्या बटा आयतन लीटर में, तो मोलोक संख्या बटा आयतन लीटर में, इसी को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। और मोलरता एक प्रकार की सांद्रता है जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए, ये तो एक पार्ट है कि भाई पराशर दाब में हम ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, तो हमने अभी कहा कि भाई पार्ट 1 में हमने कैसे पढ़ा था कि भाई तनु विलयन क्या होते हैं और सांद्र विलयन क्या होते हैं, और इसके बीच में कैसे जो है तुलना की जा सकती है दो विलयनों की। ठीक है, तो इस आधार पर अब हम जो है पराशर दाब में अगली टॉपिक हम पढ़ेंगे अर्धपारगम झिल्ली। अर्धपारगम झिल्ली के संदर्भ में, तो अर्धपारगम झिल्ली क्या होता है कि जो विलयन में से विलेय और विलायकों को क्या करने की गुण रखे, अलग अलग करने का गुण रखे, मतलब उसे अलग कर दे, विलेय को अलग विलायक को अलग। हालांकि इस पर बहुत लंबी चर्चा चलेगी, इसलिए लेक्चर क्लास में इस पर बहुत टॉपिक नहीं चलाऊंगा। जब इंडिविजुअल क्लास लूंगा तो वहाँ अर्धपारगम झिल्ली के बारे में बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इतना बता सकता हूँ, अर्धपारगम झिल्ली कहाँ पाई जाएगी, तो अर्धपारगम झिल्ली पाएगी अंडे के छिलके में, अंगूर के छिलके में, बकरे के अमाशय में, और भी बहुत, मेढक के तलवे में, मेढक होता है जो, उसके तलवे में अर्धपारगम झिल्ली पाई जाती है। ये सब प्राकृतिक रूप से रहे। अगर हम कृत्रिम रूप से बात करें तो जो हम लोग यूज करते हैं वो कृत्रिम रूप से यूज करते हैं, वो यूज करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड का। कॉपर फेरोसाइनाइड यानी कृत्रिम रूप से बनाया जाता है CU2FeCN का होल 6, एक कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली है। इसका यूज इसलिए करते हैं क्योंकि प्राकृतिक अर्धपारगम झिल्ली जो होती है वो काफ़ी नरम होती है, सॉफ्ट होती है, आसानी से क्या होती है, प्रेशर लगने से फट जाती है, जबकि कृत्रिम अर्धपारगम झिल्ली आसानी से फटती नहीं, प्रेशर लगाने पर नहीं फटती। तो ये अर्धपारगम झिल्ली, अब इसे क्या करते हैं, हमें एक गुण बताया जाता है भाई कि दो विलयनों के मध्य अगर हम अर्धपारगम झिल्ली लगा दें तो एक विलयन, जो कि दोनों की सांद्रताएं अलग अलग है, तो एक विलयन होगा हमारा तनु, एक विलयन होगा हमारा सांद्र, क्योंकि कंपेयर में सांद्रताएं अलग अलग हैं, तो एक तनु और एक सांद्र का होना लाजमी है। तो क्या होता है कि तनु विलयन की ओर से जो विलायक अणु होते हैं, वो कहाँ जाने लगते हैं, विलायक अणु जो होते हैं वो सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं। तो सांद्र विलयन की ओर जाने लगते हैं तो सांद्र विलयन की ओर से एक दाब कार्य करता है जो उसका विरोध करता है, जो उसका क्या करता है, विरोध। तो जो तनु विलयन के विलायक अणु सांद्र विलयन की ओर जा रहे हैं, ऐसी गति हमारी क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। क्या कहलाती है, परासरण कहलाती है। इस प्रकार से जो सांद्र की तरफ से उस अणुओं जो आ रहे हैं उनका जो विरोध कर रहा है, रोक रहा है, वो जो दाब होता है वही हमारा क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, यानी कैपिटल पी कहलाता है। ये बात हमें जो है रिलेट करके पढ़नी है। तो ये परासरण दाब यहाँ पीवी बराबर एनएसटी में वही पी ही है, ये पी ही परासरण दाब है। बी क्या है, आयतन है, यन है क्या अपना जो है विलेय के मोलक संख्या है, यस विलयन का स्थिरांक, और टेम्परेचर जो कि हमारा कमरे का ताप होगा, जो भी होगा हमारे, ज्यादा रखें कि कम रखें वो अपने ऊपर डिपेंड है। तो हर एक विलयन का अपना एक परासरण दाब होता है, या फिर कहें हर एक विलायक का अपना परासरण दाब होता है। उस संदर्भ में हम जो है इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके अतिरिक्त हमें विसरण के बारे में भी पढ़ना पड़ता है। तो विसरण क्या होता है भाई कि अर्धपारगम झिल्ली के बिना ही अगर एक दूसरे को मिला दिया जाए तो तनु विलायक, तो इस तरह से बहुत लंबा एक क्लास चल जाएगा। तो परासरण विसरण के बारे में पढ़ा, अति परासरण, अति परासरी दाब या फिर अल्प परासरी दाब के भी बारे में हमें पढ़ना है, और इसके बारे में एक लंबी सी ये जो है परासरण दाब की क्लास हो जाती है। ये एक हो गया अणु संख्यक गुणधर्म। इसके बाद हम आते हैं भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक हार्मोन। तो मैंने कहा कि परासरण दाब में हमें जो फार्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल के लिए, वो पीवी बराबर SRT, पीवी बराबर माफ करिएगा NST, पीवी बराबर NST, इससे जो है हमें परासरण दाब याद करना। अब अगला हम बात करते हैं वाष्प दाब।
तो वाष्प दाब क्या होता है कि भाई हमने फिर से बताया कि जो विलयन है वो किससे मिलके बना हुआ है, विलेय और विलायक से। तो विलायक का अपना एक क्या होगा, वाष्प दाब। तो ये वाष्प दाब क्या होता है, वाष्प दाब को अगर हम फॉर एग्जांपल समझे तो जैसे क्या होता है कि हम जब कमरे में पोछा लगाते हैं तो पानी कैसे करते हैं, फैला देते हैं चारों। तो पानी जब चारों ओर फैला दिया जाता है तो बिना किसी अतिरिक्त कार्य के वो जो है आसानी से वाष्पित हो जाता है, वाष्पित हो जाता है, सूख जाता है। अगर उतने ही पानी को अगर एक गिलास में या एक लोटे में या एक बाल्टी में रखें तो वो उतनी जल्दी वाष्पित नहीं होता। कुछ तो रीजन है कि जैसे ही पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, फैल गया, तो वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एक गिलास में आ गया, एक लोटे में आ गया, तो कवर हो गया, केवल ऊपरी सतह ही है, बाकी सभी कहाँ भीतर है। तो उसमें जो वाष्प दाब क्या हो गया, माफ करेगा, उसमें क्या हो गया, उसका वाष्पित होने की प्रक्रिया क्या हो गई, घट गई। इसी कारण, इसी का उल्टा, अब वाष्प दाब क्या होता है कि वो लगाया गया दाब जो उसे वाष्पित करने से क्या करता है, रोकता है। एक होता है जो बाहर से अंदर की ओर कार्य कर रहा है, और एक दाब होता है जो अंदर से बाहर की ओर कार्य कर रहा है। अंदर से बाहर की ओर कार्य करने वाला जो दाब है ये वाष्पित करने में सहायक होता है, और बाहर से जो दाब डाला जा रहा है उस द्रव के पृष्ठ पर, ये क्या करता है, वाष्पीकरण होने की क्रिया को क्या करता है, रोकता है। तो यही हमारा क्या होता है, ये जो अंदर के वाष्प दाब और बाहर के वाष्प दाब, अगर ये दोनों दाब आपस में बराबर हो जाए तो आसानी से वाष्पित हो जाता है। यानी क्वथनांक के संदर्भ में हम लोग यही कुछ पढ़ा करते थे, तो उससे रिलेटेड हमें जो है बातें करनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं भाई कि विलायक का अपना एक वाष्प दाब है। विलायक का वाष्प दाब मान लेते हैं क्या है, पीओ है, वाष्प दाब पीओ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने एक विलेय मिला दिया, तो विलेय का वाष्प दाब क्या हो गया, विलेय का वाष्प विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, यानी कि जब विलायक का वाष्प दाब पीओ था और अगर इसमें कोई विलेय हमने मिला दिया तो उसके वाष्प दाब में क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कमी आ जाती है, तो ये हो जाता है अपना पीएस। तो अब चूंकि ये पीओ जो है वो ज्यादा होता है पीएस से, क्या होता है कि जब हम मैंने फिर से बता दिया कि अगर हम केवल जल को सुखाना चाहें तो वो आसानी से सूख जाएगा, लेकिन अगर हम उसमें नमक या कोई और ऐसा पदार्थ मिला दें, विलेय मिला दें, अणुसंख्य गुणधर्म को फॉलो करता कोई भी विलेय जो है हम मिला दें, तो उसके वाष्प दाब में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है, यानी कि वो उतनी शीघ्रता नहीं दिखा पाता। तो ये जो पीओ है वो वास्तव में पीओ इज ग्रेटर देन क्या होता है, पीएस होता है। इस लेक्चर में हमें पढ़ना। तो वाष्प दाब में क्या कमी आई, अवनमन क्या आया, तो वाष्प दाब में अवनमन आया पीओ माइनस पीएस। और इसके बाद हमने देखा कि भाई वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या है, आपेक्षिक मतलब किसी के सापेक्ष। तो किसके सापेक्ष, पहले कौन था, पहले तो वो विलायक था, पहले वो क्या था, विलायक था। तो विलायक के सापेक्ष क्या आया, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ माइनस पीएस को हम नीचे कर देते हैं, पीओ माइनस पीएस अपान पीओ। तो ये आ गया हमारा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। इसी के बारे में पढ़ना, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बारे में। इसके बाद हमें क्या पढ़ना पड़ता है, आंशिक दाब का नियम पढ़ना पड़ता है। यह आंशिक दाब का नियम बताता है कि कैसे जो है एक वाष्प दाब या फिर एक जो है दाब जो है वो कैसे मूल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है, किस प्रकार का रिलेशन होता है, कैसे कैसे होते हैं, आंशिक दाब के बारे में पढ़ना। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, आंशिक दाब के बाद। इसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है वो आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या आता है कि भाई जो वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन है वो जो है किसके बराबर होता है, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर एन अपान कैपिटल एन प्लस कैपिटल है, एन अपान एन प्लस कैपिटल है। इसके बारे में पढ़ना पड़ता है। और यहाँ से ये भी बहुत लंबी क्लास चलती है वाष्प दाब अपेक्षिक अवनमन की, और यहाँ से हम खत्म करते हैं जो है ये लेक्चर आता है पीओ माइनस पीएस अपान पीओ का एन अपान एन प्लस कैपिटल। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल हमें कैसे सॉल्व करने हैं, धीरे धीरे कैसे इसमें मॉडिफाई करना है, समझना कैसे है, वो हम जो है इंडिविजुअल क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद अब बात कर लेते हैं क्वथनांक में हो जाए। तो जैसा कि हमने बता के रखा हुआ है कि क्वथनांक जो है वो भी जो है धीरे धीरे क्या हो सकता है, अगर हम विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ अगर खोल दें तो उसके क्वथनांक में क्या आने लगती है, थोड़ी सी कमी आने लगती है।
माफ करिएगा, थोड़ी सी क्या होने लगती है, वृद्धि हो जाती है, यानी उसका क्वथनांक पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी उसे वाष्पित अगर करना है तो अब हमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता पड़ेगी, पहले कम। जैसे जल का साधारण 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अगर हमने अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया तो हो सकता है ये 100.50 के आसपास पहुंच जाए। तो जो 0.50 की वृद्धि हुई है वही हमारा क्या कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अब इसमें क्या हमें पढ़ना है भाई कि जो क्वथनांक है अपना डेल टीवी, यानी उसमें जो परिवर्तन आया 0.50, ये वास्तव में किस पर निर्भर करता है, विलयन की मोललता पर निर्भर करता है। विलयन की मोललता, विलयन की मोललता के ऊपर निर्भर करता है। हम जानते हैं प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक नियतांक के भी जो है क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो ये के बी ही जो है, ये के बी हमारा क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। क्या है, उन्नयन स्थिरांक है। तो इसके बारे में भी हमें बहुत ही लंबी क्लास लेनी है, अच्छे से पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है वो तो हम जो है इंडिविजुअल क्लास में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं कि इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड हमें क्या पढ़ना है। डेल टी वी इज प्रोपोर्शनल टू के बी इंटू मोलर। इसी प्रकार से चौथे पे आते हैं हिमांक में अवनमन। तो हिमांक के लिए हमें क्या पढ़ना है कि भाई जो विलयन होता है, अगर उसमें कोई जो विलायक था, पहले विलायक था, तो विलायक में जब हमने कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोल दिया तो उसके घुलने के पश्चात हिमांक में क्या हो गई, उसमें कमी आ गई। तो जो हिमांक में कमी आई, अगर उसी को हम डेल टी एफ कहें, यानी फ्रीजिंग पॉइंट, और बी से यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से तात्पर्य है, तो जो डेल टी एफ है वो भी क्या होता है, इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है कि डेल टी एफ भी किसके प्रोपोर्शनल टू होता है, मोललता के। और डेल टी एफ जो है प्रोपोर्शनल टू हटेगा तो एक के एफ आ जाएगा, और के एफ ही हमारा क्या है, के एफ हमारा क्या है, के एफ हमारा अवनमन स्थिरांक है। क्या है, अवनमन स्थिरांक है। तो हमारा ये आ गया अवनमन स्थिरांक। तो डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता। तो ये बात जो है हमें ये 4 टॉपिक पढ़नी थी अणुसंख्यक गुणधर्म से। तो अणुसंख्यक गुणधर्म के आधार पर हमने देखा कि ये 4 टॉपिक जैसे पराशरण दाब, वाष्प दाब और क्वथनांक में उन्नयन है और हिमांक में अवनमन। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमें पढ़ना पड़ता है जो है अगली टॉपिक है वो आदर्श व अनादर्श विलयन के बारे में। अनादर्श विलयन। अब आदर्श विलयन क्या है, तो आदर्श विलयन वो है जो इन चारों नियमों का पालन करते हैं। मैंने अब क्या होता है कि भाई जब हम ये पूरी टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई जो पी वी बराबर एन एस टी है, जो पी ओ माइनस पी एस अपान पी ओ बराबर एन अपान एन प्लस कैपिटल एन है, डेल टी वी बराबर के बी इंटू मोललता है, डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता है। ये वास्तव में किसी एक विलयन के लिए पूरी तरीके से लागू नहीं होता। जिसके लिए लागू हो गया वही आदर्श विलयन कहलाएगा, और जिसके लिए लागू नहीं हुआ वो क्या कहलाएगा, अनादर्श विलयन कहलाएगा। ये हमने बात कही, यानी कि आदर्श जैसे राउल्ट के नियम को ही लेके कहें कि आदर्श विलयन वो है जिसमें राउल्ट का नियम फॉलो करे। तो राउल्ट का नियम जो अभी हमने पढ़ा पीओ माइनस पी एस अपान पीओ बराबर है, उसके लिए लागू होता, अनादर्श विलयन के लिए लागू नहीं होता। तो जो अणुसंख्यक गुणधर्म हुआ, तो अब हम अनादर्श विलयन के लिए पढ़ेंगे अल्पसंख्यक गुणधर्म। अल्पसंख्यक गुणधर्म, इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे जो है, अब अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक जो है अपसामान्य मोलर द्रव्यमान। अपसामान्य मोलर द्रव्यमान, कि अगर अनादर्श विलयन के लिए जो ये लागू नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए कौन प्रभावित है, उसका मोलर द्रव्यमान प्रभावित हो सकता है। वो विलयन का मोलर द्रव्यमान कुछ परिवर्तित हो गया। इसके बाद जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूंगा वो है वांट हाफ गुणांक। फिर ऐसा क्या किया जाए कि जो अपने, चूंकि हम जानते हैं कि कोई भी विलयन आदर्श विलयन होता नहीं, आदर्श नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती।
तो फिर हमें कैसे कैलकुलेशन करना है, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है उसके बारे में, तो हम कैसे बताएं कि भाई ऐसा क्या किया जाए कि हमें पराशर दाब, वाष्प दाब में अनुमान, क्वथनांक में अनुमान और हिमांक में अनुमान की एग्जैक्ट जानकारी हो जाए, यानी सही सही उसमें क्या हो जाए कि हम उसका अध्ययन कर सकें। तो उसके लिए वान ठाप के द्वारा एक प्रस्तुत किया गया था वान ठाप गुणांक, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसके बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका अध्ययन करते हैं। तो जैसे ही वान ठाप गुणांक आता है, वान ठाप गुणांक आता है, तो ये पराशर दाब का जो ये फार्मूला है ये चेंज हो जाता है, जो कि पहले पीवी बराबर एनएसटी था, अब पीवी बराबर आई एनएसटी हो जाएगा। जो पहले पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर यन अपान यन प्लस कैपिटल एन था, वो अब आई इंटू यन अपान यन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। इसके पश्चात जो क्वथनांक में उन्नयन हमने डेल टीवी बराबर के बी इंटू मोललता पढ़ा था, वो अब आई इंटू के बी इंटू क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। इसके पश्चात जो डेल टी एफ हमने पढ़ा था कि डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू मोललता होता है, अब वो आई इंटू के एफ इंटू क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। और इन सारी टॉपिक पढ़ने के पश्चात कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, यानी कि इन इंडिविजुअल इसके न्यूमेरिकल, फिर इसके न्यूमेरिकल, और ये सब न्यूमेरिकल करने के बाद हमारा ये बिलियन चैप्टर होता है समाप्त। तो ये तो था पार्ट 2 में कि अभी हमें किन किन चीज़ों के शब्द हमारे कान में जाएंगे, तो इसके ऐसा क्यों ना किया जाए कि उसे पहले से ही समझ लिया जाए। हाँ, मैं पूरी लेक्चर क्लास कभी भी पॉसिबल नहीं है कि 30 मिनट में समझा दिया जाए, उसके लिए तो हम इंडिविजुअल चलेंगे, लेकिन अब मैं यकीनन कहता हूँ कि अब जब कहीं पे प्राशन दाब, वाष्प दाब, क्वथनांक, हिमांक, पीवी बराबर इन सब फॉर्म में वान ठाप गुणांक, आप समान दर में अल्पसंख्यक, आदर्श व अनादर्श विलयन की बातें होंगी, तो आप निश्चित तौर पर बता ले जाएंगे कि हाँ मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो ये तो था हमारा जो है क्लास 12 का, और समय भी 9 बज चुके हैं। आप लोग यहाँ टाइमिंग देख सकते हैं कि 9 बज के जो है 2 मिनट हो चुका है। तो 9 बजकर 2 मिनट हो चुका है, और अब हम जो है क्लास 12 की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और जैसे ही अब हम तब तक मैं वीडियो भी अपलोड करता रहूँगा, तो हमारी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट का जो है हम मैसेज छोड़ देते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग रेडी हुए रहेंगे, रेडी होंगे। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं जो है टाइप कर लेते हैं कि केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट। सभी बच्चे अपना अटेंडेंस लगा दें। आज शुरू होगा बिलियन के लेक्चर क्लास पार्ट 2। आज हम पढ़ाएंगे बिलियन चैप्टर का पार्ट 2 लेक्चर क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ऑनलाइन आ गए होंगे। जैसे ही मैं ग्रुप इन्फो में जाकर, देखिए मैंने मैसेज एक छोड़ दिया है और मेरा मैसेज चला गया। अब मैं इस ग्रुप इन्फो में जाकर जो है, देखिए ग्रुप सेटिंग में जाकर जैसे ही ओनली एडमिन से ऑल पार्टिसिपेट करूँगा, तो आप लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए होंगे। देखिए आप सभी के जो है मैसेज, देखिए टाइपिंग शुरू हो गई है। 2 3 4 यहाँ पे टाइपिंग बच्चे सभी जो है करना शुरू कर दिए, और धीरे धीरे जो है अटेंडेंस लगा देंगे। देखिए ऑडियंस होंगे, ये कई तरीके के मैसेज आप लोग रेडी रहते हैं 9 बजे, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और सब लोग टाइपिंग करना शुरू कर देते हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम आप लोग जो है आ जाते हैं समय से। नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, काफ़ी बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, इस क्लास का आनंद उठा रहे हैं। हम वीडियो ऑडियो के माध्यम से और जो है हर एक तरीके से जो है आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे। क्लास 12 आपकी पढ़ाई छूटे ना, इसके लिए मेहनत की जा रही है। तो अगर आप लोग भी हमसे और हमारी इस क्लास से जुड़ना चाहते हैं, और अगर नए हैं, तो आप हमें 760704 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई बच्चे जो है रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं नंबर आपको बता दे रहा हूँ। मोबाइल नंबर है
7607047480 7607047480। अगर इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे और क्लास 12 के आपके कोई भी नज़दीकी संपर्क के बच्चे हों तो उन्हें आप हमसे जोड़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वाली लेक्चर क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल।